नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेसेल्सन एवं स्टाल का प्रयोग, है ना। और पेपर में क्वेश्चन आते हैं ऐसे। अर्धसंरक्षी विधि द्वारा डीएनए पुनरावृत्ति के पक्ष में प्रमाण, यह कह सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि डीएनए में पुनरावृत्ति अर्धसंरक्षी विधि द्वारा होता है ना। तो अर्धसंरक्षी विधि क्या है, मैंने आपको बता रखी पिछले वीडियो में। सेमी कंजर्वेटिव विधि को बोलते हैं हम लोग। अर्धसंरक्षी विधि क्या बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव विधि। क्लियर है? अर्धसंरक्षी विधि कहते हैं, है ना। तो डीएनए की जो पुनरावृत्ति है ना, वो अर्धसंरक्षी विधि द्वारा होती है। इसको सिद्ध करना है ना। तो इसके लिए मेसेल्सन एवं स्टाल ने एक क्या क्या प्रयोग किया, तो हम छोटी छोटी बातों से क्लियर करते हुए आगे निकलते हैं, है ना। तो सीधा पॉइंट में चलते हैं कि सर्वप्रथम मेसेल्सन एवं स्टाल ने ई कोलाई जीवाणु को अनेक पीढ़ी तक N15 युक्त कल्चर माध्यम पर उगाया। N15, ठीक है, N15 युक्त कल्चर माध्यम पर उगाया। सर्वप्रथम मेसेल्सन एवं स्टाल नामक वैज्ञानिक ने किसको? ई कोलाई को। ई कोलाई क्या है? जीवाणु है, इस्चेरिचिया कोलाई। तो सर्वप्रथम मेसेल्सन एवं स्टाल ने इस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु को अनेक पीढ़ी तक N/15 युक्त कल्चर माध्यम पर उगाया। इसके फलस्वरूप उसके डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजिनस क्षार के समस्त नाइट्रोजन N/14 के स्थान पर N/15 द्वारा अंकित हो गए। इस जगह को समझिए पहले तो, इतने तीन वर्डों को, है ना। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास है एक ई कोलाई। क्या है? ई कोलाई। ये ई कोलाई जीवाणु है ना। तो ई कोलाई जीवाणु है, उस ई कोलाई जीवाणु में है आपके पास नाइट्रोजनी क्षार है उसके पास, या नाइट्रोजिनस बोलते हैं इसको, नाइट्रोजिनस क्षार है ना। तो नाइट्रोजिनस क्षार मतलब उसमें कौन है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। ओके, ये नाइट्रोजन, ठीक है। किसमें? ई कोलाई में। हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो समझ आना चाहिए आपको। ई कोलाई जीवाणु है, उसमें क्या है? नाइट्रोजिनस क्षार है, जिसमें कौन है बोलेंगे? नाइट्रोजन है ना। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14। तो N14, इसको बोलेंगे N14। क्या बोलेंगे? N14। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ई कोलाई है उनके जो नाइट्रोजनी क्षार है या नाइट्रोजिनस क्षार है, उसमें जो समस्त नाइट्रोजन है वो N/14 वाला होता है। क्या होता है? N/14 वाला होता है। ये आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। अब होता क्या, देखिए कि सर्वप्रथम मेसेल्सन एवं स्टाल ने ई कोलाई जीवाणु को अनेक पीढ़ी तक N/15 युक्त कल्चर माध्यम में उगाया। अब देखिए इस ई कोलाई जीवाणु को, ठीक है, उन्होंने अनेक पीढ़ी तक किसमें? N/15 माध्यम में क्या किया? उगा दिया। उगाया मतलब सीधा बात, उसको उसके ऊपर पालन पोषण किया गया, ठीक है। और आपको पता है ना N/14 होता है करके, ई कोलाई का, है ना, समस्त नाइट्रोजन है वो, है ना। तो सर्वप्रथम मेसेल्सन एवं स्टाल ने ई कोलाई जीवाणु को अनेक पीढ़ी तक N/15 युक्त कल्चर माध्यम पर क्या किया? उगाया। इसके फलस्वरूप उसके डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजिनस क्षार के समस्त नाइट्रोजन N/14 के स्थान पर N/15 द्वारा अंकित हो गया। तो आपको पता है कि वो पहले क्या होता था? N/14 होता था, लेकिन उसको अनेक पीढ़ी तक N/15 माध्यम में क्या किया गया? उगाया गया, जिसके फलस्वरूप उस ई कोलाई के जो डीएनए है, उस डीएनए के जो समस्त नाइट्रोजनी क्षारक है, उस नाइट्रोजनी क्षारक का कौन? नाइट्रोजन है, वहाँ N/14 की जगह क्या हो गया? अब N/15 हो गया। अनेक पीढ़ी तक इसी में उगाया गया ना, N/15 में उगाया गया इसलिए, ठीक है। ओके, इसके बाद उन जीवाणुओं को अचानक N/14 माध्यम पर स्थानांतरित किया। अब सभी का जो नाइट्रोजनी क्षारक है N/15 हो गया, 15 हो गया। अब क्या किया उन्होंने कि अचानक उस N/15 वाले को, पहले क्या था? N/14 था, तो उसको किस में उगाया गया? N/15 में उगाया गया। तो सभी क्या हो गया? N/15 हो गया। अब अचानक उस N/15 को फिर से N/14 माध्यम पर स्थानांतरित किया, मतलब उगाया गया। फिर किसमें? N/14 माध्यम में उगाया गया। देखो, इसके बाद उन जीवाणुओं को अचानक N/14 माध्यम पर स्थानांतरित किया। ऐसा करने का उद्देश्य यह था कि यदि जीवाणु में डीएनए का जो द्विगुणन है वह अर्धसंरक्षी विधि के द्वारा होगी, अर्धसंरक्षी विधि द्वारा होगी, तो नई पीढ़ी के जीवाणुओं के डीएनए का एक स्टैंड
n/15 तथा दूसरे स्टैंड n/14 युक्त होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या था, n/14 था, अब क्या हो गया, देखिए पहले तो दोनों स्टैंड को बना देता हूँ मैं, है ना। ये 2 स्टैंड है, ठीक है, 2 स्टैंड है, तो एक स्टैंड क्या है n/14, है ना, और ये दूसरा स्टैंड क्या है n/14, सबसे पहले में ऐसा था, ठीक। सेकेंड, जब इसको n/15 में उगाया तो उसका दोनों स्टैंड है वो क्या हो गया n/15 n/15, ये दोनों हो गया, ठीक। इसको किस में उगाया गया n/15 में उगाया गया, इसके कारण दोनों स्टैंड क्या हो गया n/15। अब उसको पुनः n/14 में उगाया जा रहा है। तो अब ये बोला जा रहा है कि अगर इसका द्विगुणन है वो अर्धसरक्षी विधि से होता है तो एक स्टैंड पुराना रहेगा, पुराना में कौन है n/15 n/15 है ना, दोनों n/15 है, तो एक स्टैंड है वो हो जाएगा आपका n/15 वाला, ठीक है। जबकि जो दूसरा स्टैंड बनेगा ना वो दूसरा स्टैंड बनना चाहिए क्या n/14 वाला, तभी तो क्या होगा, एक स्टैंड है अपने जनक की तरह रहेगा, ये देखो, और ये वाला क्या है नया बनेगा। यही तो अर्धसरक्षी विधि है, आपको बताया था कि अर्धसरक्षी में एक जन जनक की तरह होता है, एक जन क्या होता है नया होता है, ठीक है। तो ऐसा अगर होता है तब हम लोग कह सकते हैं कि अर्धसरक्षी विधि के द्वारा डीएनए की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर एक क्लियर करते हैं कि इसके बाद उन जीवाणुओं को अचानक n/14 माध्यम पर स्थानांतरित किया। ऐसा करने का उद्देश्य यह था कि यदि जीवाणुओं में डीएनए का जो द्विगुणन है वह अर्धसरक्षी विधि द्वारा होगी तो नई पीढ़ी के जीवाणुओं के डीएनए का एक स्टैंड, जो नई पीढ़ी के जीवाणु बनेगा उसका एक स्टैंड n/15 होगा तथा दूसरा स्टैंड n/14 युक्त होगा या होना चाहिए, ठीक है, होगा लिख देना, ठीक है। ये तो समझ आया आपको। तो पहले तो मैं नॉर्मल चित्र बना देता हूँ, यहाँ देखो, सबसे पहला वाला डीएनए की बात करते हैं तो n/14 था, लेकिन अब ये बन गया क्या, थोड़ा कॉलम बना देता हूँ, चलो अब जैसे बनेगा वैसे बना देते हैं, ठीक है। ये डीएनए है ना, तो ये क्या है डीएनए विथ n/15, क्योंकि पहले ये n/14 था, अच्छा कई पीढ़ी तक उसको किस में उगाया गया n/15 में उगाया गया, तो ये शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं तो इसका नाम लिखेंगे n/15, क्लियर है। चलो तो यहाँ तक क्लियर होगा आपको। ये मेसेंसन नामक वैज्ञानिक ने एक जीवाणु को अनेक पीढ़ी तक n/15 माध्यम में उगाया। इसके फलस्वरूप उसके डीएनए स्टैंड में पाए जाने सभी समस्त नाइट्रोजनी क्षारक के समस्त नाइट्रोजन है n/14 के स्थान पर क्या हो गया n/15 हो गया, है ना। इसके बाद उन जीवाणुओं को अचानक n/14 में फिर से उगाया गया, स्थानांतरित किया गया। ऐसे करने का उद्देश्य यह था कि यदि जीवाणुओं में डीएनए का द्विगुणन अर्धसरक्षी विधि के द्वारा होता है तो नई पीढ़ी के जीवाणुओं के डीएनए का एक स्टैंड n/15 तथा दूसरा स्टैंड n/14 युक्त होगा, ठीक। आगे चलते हैं, अब यहाँ से होता है इसका प्रयोग शुरू। उन्होंने दोनों पीढ़ी के जीवाणुओं से डीएनए पृथक किया। पहला पीढ़ी कौन सा है, पहला पीढ़ी क्या है अपना n/15, इसमें उगाया था, ठीक है। उसका तुरंत बाद किस में उगाया उन्होंने n/14 में उगाया। तो यही बोला जा रहा है कि उन्होंने दोनों पीढ़ी n/15 और n/14, ठीक है, तो उन्होंने दोनों पीढ़ी n/14 एंड n/15 के जीवाणुओं से डीएनए पृथक किया, ठीक है। उन दोनों से जीवाणुओं से क्या डीएनए पृथक किया। इस डीएनए का घनत्व प्रवणता सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर, एक घनत्व प्रवणता सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, घनत्व प्रवणता सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब होता है अपकेंद्रीयकरण, क्या होता है अपकेंद्रीयकरण, ठीक है। ये एक ट्यूब है हमारे पास, इसको समझिए थोड़ा से। घनत्व प्रवणता सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या है समझिए, एकदम नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ अपने तरफ से, है ना। ऐसा वाला किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा आपको, ना कोई ऐसा नियम है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, थोड़ा समझिए कि मान लो जाए मेरे पास ये डीएनए स्टैंड है, जो इसका हम लोग करते हैं घनत्व प्रवणता सेंट्रीफ्यूगेशन। घनत्व प्रवणता सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो जिस डीएनए का अनुभार सबसे ज़्यादा होगा वो इस तली में, इसके सबसे तली में पाया जाएगा। जो डीएनए का अनुभार सबसे क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा वो,
ठीक है, ये घनत्व प्रवणता सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों कर रहे हैं, इसी को समझने के लिए कि मेरे पास ये देखो 3 डीएनए है, इसमें से जिसका अणुभार सबसे ज़्यादा होगा वो यहाँ पर पाया जाएगा। डीएनए वो पट्टी है ना, वो नीचे पाया जाएगा ट्यूब की नली में। ये मान जाए एक ट्यूब है, क्या है ट्यूब, तो ट्यूब के तली में पाया जाएगा। अगर किसी का अणुभार थोड़ा सा मध्यम है तो कहाँ जाएगा, ट्यूब के ऊपर में पाया जाएगा, यहाँ पर पाया जाएगा रखने पर। ठीक है, इस ट्यूब के अंदर डाल देते हैं तो जी सीधे समझो, एक बात समझो कि यहाँ पर माजा क्या भरा है, समझ जाओ आप लोग, पानी भरा हुआ है ऐसा समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका अणुभार सबसे ज़्यादा है वो कहाँ पर आएगा, बैंड सबसे नीचे में पाया जाएगा जिस डीएनए का, और जिस डीएनए का अणुभार है थोड़ा मध्यम रहेगा वो बीच में पाया जाएगा, जिसका अणुभार बहुत हल्का रहेगा वो क्या आ जाएगा, बैंड सबसे ऊपर में पाया जाएगा, ये डीएनए बैंड। तो इसी को समझने के लिए हम लोग घनत्व प्रवणता सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। ठीक है, किसको, डीएनए के अणुभार को समझने के लिए, और डीएनए कहाँ प्राप्त होता है उसको। चलिए एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि एक थोड़ा समझिएगा, n/15 माध्यम एक है ना, और एक है n/15, ये दोनों स्टैंड क्या है, n/15 है, तो इसका अणुभार सबसे ज़्यादा रहेगा और ये बैंड के नीचे में पाया जाएगा। अगर एक अणुभार n/15 है, एक अणुभार क्या है n/14 है, तो ये कहाँ पाया जाएगा, ये मध्यम में पाया जाएगा, क्योंकि इसे थोड़ा हल्का हो गया, क्या हो गया, हल्का। और दोनों अगर n/14 है तो उसको कहाँ पाया जाएगा, सबसे ऊपर पाया जाएगा, इसका अणुभार कम ज़्यादा हो रहा है। तो ये कैसे पता चलता है, ये जब इसका घनत्व प्रवणता सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तब पता चलता है कि डीएनए स्टैंड है वो कहाँ पाया जाएगा करके। ठीक है, ये ट्यूब है, क्या है, ट्यूब। ठीक है, अभी और क्लियर करेंगे आगे, देखना ध्यान से कि इन डीएनए का घनत्व प्रवणता सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर एक कौन सा माध्यम था, n/15 माध्यम था, एक कौन सा माध्यम था, n/14 माध्यम था। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इस डीएनए का घनत्व प्रवणता सेंट्रीफ्यूगेशन दोनों पीढ़ी के जीवाणुओं को डीएनए पृथक किया था, उन्होंने दोनों पीढ़ी के जीवाणुओं के डीएनए पृथक किए। ठीक है, इस डीएनए का घनत्व प्रवणता सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर इसके अलग अलग बैंड प्राप्त हुए, n/15 के भी अलग बैंड प्राप्त होंगे और n/14 के भी अलग बैंड प्राप्त होंगे। ये माध्यम है ना, क्या है, माध्यम, n/15 माध्यम, n/14 माध्यम। तो n/15 माध्यम, पहले तो एक चीज़ आपको याद रखना होना चाहिए कि n/15 माध्यम में जो डीएनए स्टैंड थे, उस डीएनए का एक स्टैंड क्या था, n/15 युक्त था, और दूसरा स्टैंड क्या था, n/15 युक्त था। ठीक है, और अगर n/14 वाला माध्यम के बारे में बात करते हैं, ठीक, उसमें क्या होगा कि एक स्टैंड है वो अपने डीएनए की जनक की तरह रहेगा, जनक क्या था, n/15 था, और एक स्टैंड क्या बनेगा, n/14 बनेगा। ठीक है, जब n/14 के बारे में बात करेंगे तब। तो यहाँ पर देखो कि उन्होंने दोनों पीढ़ी के जीवाणुओं से डीएनए पृथक किए। इस डीएनए का घनत्व प्रवणता सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर इसके अलग अलग बैंड प्राप्त हुए। n/15 से प्राप्त डीएनए की पट्टी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, यहाँ पर मैंने बताया था ये जो बनाया है वो क्या है, सेंट्रीफ्यूज क्या है, ट्यूब है, ऐसा समझ लो, है ना। ठीक है, तो अलग अलग बैंड प्राप्त हुए। n/15 से प्राप्त डीएनए की पट्टी, n/15 माध्यम है ना, उनसे प्राप्त जो डीएनए है उस डीएनए की पट्टी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के तली में बनता है। n/15 वाले माध्यम से प्राप्त डीएनए में क्या है, दोनों पट्टी क्या है, n/15 था, इसीलिए क्या पाया जाएगा, ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के कहाँ पर पाया जाएगा, नली में पाया जाएगा। कौन वाला, n/15, और क्या है, n/15 वाला। 15 को सामने भी लिखते कि नहीं ऐसे करके, n/15 करके ऐसे, क्योंकि आप लोग जानते हो परमाणु भार को यहाँ पर लिखते हैं और इसको लिखें परमाणु को ऐसे लिखते हैं, केमिस्ट्री पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या बोले हैं यहाँ पर कि n/15 से प्राप्त डीएनए की पट्टी सेंट्रीफ्यूज तली के नली में बनता है, तली में बनता है, ट्यूब के तली में बनता है, जबकि n/14 माध्यम में उगाए गए जीवाणु से प्राप्त डीएनए बैंड इससे ऊपर प्राप्त होता है। क्योंकि मैंने आपको बता रखी थी n/15 में दोनों स्टैंड है या दोनों श्रृंखला है वो n/15 युक्त है, इसीलिए कहाँ पाया जाएगा, सेंट्रीफ्यूज के तली में पाया जाएगा। ठीक, और इसका जो ये है एक क्या है, n/14 है, तो एक श्रृंखला क्या है, n/15 एक श्रृंखला है, तो दूसरी श्रृंखला क्या है, 14 है, तो क्या जाएगा, ये बीच पाया जाएगा, क्योंकि इसका अणुभार क्या होगा, थोड़ा सा इसकी अपेक्षा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही बताया जाए आपको कि n/15 से प्राप्त डीएनए की पट्टी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब की तली में बनता है, जबकि n/14 माध्यम में उगाया गया जीवाणु से प्राप्त डीएनए बैंड
या पट्टी बोल सकते हैं, इससे ऊपर प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? ठीक, सबसे पहले n/15 में उगाया, उसके बाद n/14 में उगाया। अब दोनों का क्या लिया उन्होंने, डीएनए लिया और घनत्व प्रवणता सेंट्रीफ्यूगन कराया। तो n/15 है उसका जो दो स्टैंड प्राप्त हुए। कितने स्टैंड प्राप्त हुए? 2 स्टैंड। तो एक स्टैंड की कौन सा युक्त था? n/15 युक्त था, है ना, और दूसरा स्टैंड भी क्या था? n/15 युक्त ही था। जबकि n/14 वाले में क्या था, एक स्टैंड है वो क्या था, n/15 था, क्योंकि वो अर्धसंरक्षित विधि हुआ है, और एक स्टैंड क्या था, n/14 था। क्लियर है? इसीलिए वो जो n/14 माध्यम में उगाया वाला सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में कहाँ पर प्राप्त हुआ? ऊपर प्राप्त हुआ। ठीक है, तो n/15 से प्राप्त डीएनए की पट्टी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के तली में बनता है, जबकि n/14 माध्यम में उगाया गया जीवाणु से प्राप्त डीएनए बैंड इससे ऊपर प्राप्त होता है। चलिए, ये सब तो हो गया अब, है ना। अब उसने और क्या क्या देखो तो, अब जीवाणु को पुनः एक पीढ़ी के लिए n/14 माध्यम में उगाया, n/14 माध्यम में उगाया। चलो, पहले किस में उगाया? n/15 में। उसके बाद किस में उगाया? n/14 में। उसके बाद फिर किस में उगा रहा है? n/14 में। अब देखो, n/15 में डीएनए स्टैंड क्या था? पहला डीएनए स्टैंड था n/15, दूसरा डीएनए स्टैंड था n/15। ठीक है, n/15 जब उगाया था तो उसके बाद उसने उगाया किसमें? n/14 में। तो क्या हुआ, एक स्टैंड है वो n/15 ही रहा, और दूसरा स्टैंड क्या बन गया? n/14 बन गया। समझ आ रहा है? n/15 में पहले उगाया था, ठीक है, तब क्या हुआ था, दोनों स्टैंड क्या थे? n/15 थे, इसलिए इसका अनुभाग क्या सबसे ज़्यादा था, इसलिए बैंड पर कहाँ पर पाया? सेंट्रीफ्यूज ट्यूब पर नीचे में पाया। उसके बाद सेकंड में n/14 में उगाया, तो एक स्टैंड था n/15 युक्त और एक था n/14 युक्त, इसीलिए वो कहाँ पर प्राप्त हुआ? थोड़ा सा ऊपर प्राप्त हुआ। अब उसको फिर से उन्होंने n/14 में उगाया। ठीक है, किस में उगाया? 14 में उगाया, तो फिर 2 स्टैंड बने, है ना, ये एक स्टैंड, अब ये 2 स्टैंड। अब यहाँ दिक्कत ये है कि इस जगह कैसे स्टैंड बना होगा, इस जगह को थोड़ा समझिएगा चित्र में, है ना। ये सबसे पहले तो इसका द्विगुणन हुआ, ठीक है, सबसे पहले तो इसका द्विगुणन हुआ, है ना। ये n/15 माध्यम है, ठीक है, n/15 माध्यम है ना। उस जगह देखिए, अब हमने क्या कहा, n/14 माध्यम में उगाया गया। सेकंड में क्या बोला मैंने? n/15 में पहले उगाया, उसके बाद n/14 में उगाया, ठीक है। n कहाँ पास 14 है, ये n/14 में उगाया। तो इसके दो स्टैंड बनते हैं, ठीक है। तो देखो तो, एक स्टैंड है वो n/15 था, जब उसको n/14 में उगाया तब की बारे में बात कर रहा हूँ, n/15 था। लेकिन जो दूसरा नंबर का जो बना वो वाला n/15 नहीं था, वो क्या था? n/14 था। इसीलिए वो बैंड कहाँ प्राप्त हुआ? सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के बीच में प्राप्त हुआ, ये वाला, ठीक है। और क्लियर है? ठीक है, ये भी बनेगा तो ऐसे ही बनेगा सेम। एक को पुराना बना देना और एक को क्या बना देना? नया बना देना, ये नया वाला है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? n/15 और n क्या है? 14, ये हो गया। ये n/14 में उगाया, पहले n/15 में उगाया तो ऐसा था n/15 n/15, n/14 में उगाया तो क्या प्राप्त हो गया? n/15 और n/14 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यदि इसको फिर से या इसको, दोनों में से किसी एक को ले लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को सेम है ना। इनको फिर से n/14 में उगाया गया। अब ये तो समझ आता है कि 15-15 था तो ये 14 और 15 हो गया, समझ आ गया ना। 15-15 था तो 14 और 15 हो गया, ठीक है। अब दिक्कत आती कि इसमें हम लोग कैसे करें, तो इसको थोड़ा देखिए ध्यान से, है ना। क्लियर है? इसमें क्या हुआ, इसमें एक पट्टी पुराना ही था, ठीक है, पुराना कौन सा वाला? n/15 वाला, ठीक है। और दूसरा पट्टी
नया n/14 वाला, इनसे दोनों जने, इनसे जब दुगुणन हुआ तो ये और ये हुआ, दो जने दुगुणन होना तो ये n/15 n/14 दोनों सेम सेम प्राप्त हुआ। ठीक है, अब ये वाला से द्विगुणा होता है तो ये वाला जो पट्टी प्राप्त होता है वो n/15 और n/14 जो कि किसकी तरह है, जनक की तरह है। और यहाँ पर जो प्राप्त होता है वो दोनों स्टैंड क्या प्राप्त होता है, एकदम n/14, और ये स्टैंड भी क्या प्राप्त होता है, n/14। अब ये इस जगह देख लीजिए बहुत अच्छी तरह से, है ना। ठीक है, इसको भी करोगे तो ऐसी चीज़ प्राप्त होगा। कैसे, ये वाला यहाँ पर लिखना, ये वाला यहाँ पर लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो ये n/15 n/15 था पहले, है ना, क्योंकि n/15 माध्यम में उगाया गया था। उसके बाद n/14 माध्यम में उगाया तो क्या हुआ, इसको दो भागों में बांट दिए हम लोग, आधा हो गया n/15 और आधा हो गया n/14। तो यहाँ पर दोनों को लिखा हूँ ना मैं, यहाँ पर n/15 n/14 दोनों को लिखा हूँ। ठीक है, तो इसका द्विगुणा हुआ तब ये दोनों बना। ठीक है, जो कि कैसे कैसे वाले थे, एक स्टैंड n/15 वाले थे, एक स्टैंड क्या है n/14 वाले थे। अब इसी का यहाँ पर फिर यहाँ पर एक क्रिया हुआ, तो अब इसको तो बांटना आ गया है, 15 में बांट दो और 14 में बांट दो, है नहीं, 15 में और 14 में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 15 है और 14 दोनों अलग अलग है। यहाँ पर 15 था तो हम लोग किस में बांटे थे, एक माध्यम लिए थे 15 से, एक माध्यम लिए थे 14 से। अब इस जगह तो ये 14 और 15 दोनों जन हैं, तो यहाँ पर माध्यम कौन से लिए हैं, 14 माध्यम लिए हैं। ठीक है, ठीक है, तो 14 माध्यम लिखे, तो यहाँ से n15 और n14 ये दोनों पहले अटैच होगा। ठीक है नहीं, यहाँ पर इस जगह को अच्छा समझिए, देखिए ध्यान से कि पहले कैसे अटैच हुआ है। देखो तो n15 माध्यम में उगाया था तो n15 m15 था दोनों। अच्छा ध्यान सुनना, n15 को मैंने क्रॉस करवाया किसके साथ, n15 को n14 के साथ, क्योंकि माध्यम का नाम क्या है, n14। तो क्या बना, n15 n14, ये बना है n15 n14। ठीक, उसी तरह n15 को फिर से क्रॉस कराया किसके साथ, n14 के साथ, तो क्या बना n15 n14 इसके साथ। अब इन दोनों को इनके साथ क्रॉस कराना है, तो कैसे होगा, n15 और n14, तो यह आया यहाँ पर n15 और n14, और n14 और n14, n14 और n14 ऐसा आया, समझ आ गया। ठीक है, तो ये वाला जो प्राप्त हुआ वो फिर सबसे ऊपर पाया जाएगा, कहाँ पर, बैंड में, क्योंकि इसकी ये कहाँ पर पाया जाएगा, यहाँ पर पाया जाएगा n/14 n/14। ये क्या है, n/15 n/15, ये क्या है n/15 और n/14 वाला है, ये दोनों है n/14 n/14 वाला है। तो ये सबसे ऊपर, क्योंकि इसका अनुभार क्या है, सबसे ऊपर। तो इससे ये सिद्ध होता है कि धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, इसका अनुभार क्या होता जा रहा है, कम होते जा रहा है। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि एक जने नया है, अगर दोनों जने पुराना है तो उसका अनुभार सबसे ज़्यादा है। उसका एक जने क्या हो गया, पुराना हो गया, एक जन नया हो गया तो अनुभार थोड़ा सा कम हो गया, और दोनों जन नया हो गया तो फिर अनुभार क्या हो गया, बहुत कम हो गया। इसलिए सिद्ध हो गया कि ये अर्धसंरक्षी विधि द्वारा क्या होता है, डीएनए का पुनरावृत्ति होता है। ठीक, तो यहाँ तक पहले क्लियर कर लेते हैं कि अब जीवाणु को पुनः एक पीढ़ी के लिए n/14 माध्यम में उगाया गया। पहले n/15 में उगाया, उसके बाद n/14 में उगाया, फिर से अब पुनः एक पीढ़ी के लिए n/14 माध्यम में उगाया गया। तो उसके प्राप्त डीएनए का घनत्व प्रवणता सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर इसके डीएनए के दो बैंडों में से एक n/14 माध्यम में उगाए गए डीएनए के समान था। इसका 2 डीएनए प्राप्त हुआ, तो उसमें से एक है वह किसकी तरह था, n/14 में माध्यम में उगाया गया की तरह था, क्योंकि इसका एक जन क्या था, n/14 था, तो ये इसका तो एक जन n/14 था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि उससे प्राप्त डीएनए का घनत्व प्रवणता सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर इसके डीएनए का दोनों बैंड में से एक बैंड n/14 माध्यम के में उगाए गए डीएनए के समान थे, जबकि दूसरा बैंड भी समान था, लेकिन ये क्या था, थोड़ा सा नया बनेगा, ये थोड़ा पुराना है, ये वाला पुराना है ना, n/14 पुराना हो गया, ये जनक हो गया तो ये पुराना हो गया, अब ये नया हो गया तो ये पुराना है, n/14 क्या है, पुराना है ना। अब इसके लिए बोलता हूँ तो ये नया है ना, लेकिन ये अब जनक बन गया तो ये पुराना हो गया, और इसके लिए नया कौन हो गया, ये वाला n/14 वाला नया हो गया। ये वाला n/14 है वो किसकी तरह हो गया, जनक की तरह हो गया, मतलब ये पुराना ही है। ठीक है, तो ये n/14 नया हो गया, तो ये नया वाला है। ठीक है, तो एक बैंड है, ये वाला जो एक बैंड है वो किसकी तरह था, जनक की तरह था, इसमें लिखा गया है। तो उसमें से प्राप्त डीएनए की घनत्व प्रवणता सेंट्रीफ्यूगेशन कराने पर इसके डीएनए के दोनों बैंड में से एक n/14 माध्यम में उगाए गए डीएनए के समान थी, n/14 माध्यम में उगाए गए डीएनए के समान थी वाला। ठीक है, जबकि दूसरा बैंड डीएनए के और हल्के होने के कारण ऊपर स्थित था, तो ये डीएनए क्या है, ऊपर स्थित होगा।
सबसे ऊपर में ये वाला जो सबसे नया है ये, ठीक है, ऊपर स्थित था, प्राप्त परिणामों के विश्लेषण से ज्ञात है। यहाँ पर बोला मैंने कि सेंट्रीफ्यूगेशन कराने पर डीएनए के दोनों बैंड में से एक बैंड N/14 माध्यम में उगाया गया डीएनए के समान थी। ये N/14 माध्यम में वो अपने डीएनए के समान था, इसकी तरह ही था, ठीक है। जबकि दूसरा बैंड, ये दूसरा बैंड है, ये दूसरा नंबर का बैंड है, एक बैंड तो इसके अपनी जनक की तरह था, दूसरा बैंड है वो नया है। तो जबकि दूसरा बैंड डीएनए के और हल्के होने के कारण और ऊपर स्थित थी, मतलब सेंट्रीफ्यूज तली में सबसे ऊपर में थी, यही वाला जो पॉइंट है वो, यही वाला जो डीएनए है वो बैंड है वो, ठीक है। प्राप्त परिणामों के विश्लेषण से ज्ञात है, क्या ज्ञात है उसको देखते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमको ज्ञात हैं, है ना। तो तरीका से देख लीजिए, 3 पॉइंट है, इस 3 पॉइंट को समझिएगा ध्यान से, है ना। लगातार N15 कल्चर माध्यम में उगाए जाने के कारण जीवाणु कोशिका में स्थित डीएनए के दोनों स्टैंड N/15 युक्त हो गए। शुरू में बताया था मैंने, क्या हो गए, N/15, और ये दूसरे स्टैंड भी क्या है, N/15 हो गए, ठीक है। ये शुरू मैंने बताया रखी थी, ये निष्कर्ष है ना तीनों। अतः इसका अनुभार अधिक था, फलस्वरूप इसका बैंड सेंट्रीफ्यूज ट्यूब की तली में प्राप्त हुआ। तो ये कहाँ प्राप्त होगा, ये सबसे नीचे प्राप्त होगा, कहाँ पर, सेंट्रीफ्यूज, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूज माजा नली है उसमें सबसे नीचे में प्राप्त होगा, कौन, ये वाला। दूसरा, N/15 माध्यम में उगाए जाने के बाद जब जीवाणु को एक पीढ़ी के लिए N/14 माध्यम में उगाया गया, आपको पता है पहले हम N/15 में उगाए थे, उसके बाद N/14 में उगाया तो उसके डीएनए के अर्धसंरक्षित द्विगुणन होने के कारण, अब इसमें अर्धसंरक्षित हुआ, तो अर्धसंरक्षित द्विगुणन होने के कारण एक स्टैंड N/14 हो गया, इसके फलस्वरूप बना उसमें से एक स्टैंड क्या हो गया, N/14 युक्त हो गया, जबकि दूसरा स्टैंड N/15 ही रहा, दूसरा स्टैंड क्या रहा, N/15 ही रहा। इस अनुसार इसका अनुभार मध्यम होने के कारण इसके बैंड की स्थिति बीच में पाई जाएगी, तो सेंट्रीफ्यूज तली के कहाँ पर पाया जाएगा, बीच में पाया जाएगा, ठीक है। तीसरा, एक पीढ़ी के लिए पुनः N/14 माध्यम पर उगाए जाने पर, पहले N/15 में उगाए, N/14 में उगाए, उसके बाद फिर N/14 में उगाए, तो एक पीढ़ी के लिए पुनः N/14 माध्यम में उगाए जाने पर पुनः अर्धसंरक्षित विधि द्वारा डीएनए का द्विगुणन हुआ। फलस्वरूप आधे जीवाणुओं में डीएनए वो है, यहाँ देखो N/14 N/15 ये था ना, तो आधे यहाँ पर 2 बार फिर बनेगा, तो फलस्वरूप आधे जीवाणुओं में N/15 N/14 वाला बने, एक था N/15 N/14 वाले बने, तथा आधे में क्या बना, N/14 और क्या बना, N/14 प्रकार का निर्मित हुआ, जो कि हल्के होने के कारण ट्यूब में ऊपर प्राप्त है। तो ये वाला कहाँ प्राप्त हुआ, ट्यूब के सबसे ऊपर में प्राप्त हुआ। इससे यहाँ सिद्ध होता है कि डीएनए का द्विगुणन है अर्धसंरक्षित विधि के माध्यम से होती है।